बेटा फर्स्ट ईयर जोलॉजी के अंदर हम जो एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं वो हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करें एंजाइम्स। सबसे पहला एमसीक्यूज आपसे कह रहा है इन लिविंग बॉडी द बायो कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज। लिविंग बॉडी के अंदर जो बायो कैटलिस्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट का मतलब है हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? सो ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा, उन केमिकल्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। सेकंड वो आपसे कह रहे हैं दैट टर्म एंजाइम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। तो सबसे पहले एंजाइम का जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था? वो फ्रेडरिच ने कॉज किया था। आपने पूरा नाम इसका पढ़ा होगा, फ्रेडरिच विल्हेम कोने। अच्छा, एंजाइम का सबसे पहला जो नाम है वो फ्रेडरिच ने रखा था, लेकिन एक्चुअली फ्रेडरिच ने एंजाइम्स को डिस्कवर नहीं किया था। अभी मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा होता तो मैं ये सब बातें डिस्कस करता। असल में एंजाइम सबसे पहले डिस्कवर हो चुके थे फर्मेंटेशन के अंदर। फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आपने शायद पढ़ा हो, आपने पूरी फर्स्ट ईयर डिस्कस कर ली है। सो एंजाइम को पहले कभी हम फर्मेंट कहा करते थे। तो एंजाइम का इनिशियल नेम फर्मेंट था, लेकिन जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे उनका वर्क पूरा नहीं हुआ था, और फिर फ्रेडरिच जब विलियम कोने ने काम किया, सो इन्होंने उनसे पहले काम कर लिया, लेकिन जो भी स्टार्ट किया था काम का वो किसी और साइंटिस्ट ने किया था। तो एक्चुअली इनका क्रेडिट है नहीं, लेकिन बस इन्हें क्रेडिट मिल गया है। जैसे आपने बहुत सारे लॉज भी देखे होंगे, जिस तरह से न्यूटन के जो लॉज हैं उनका काम न्यूटन ने किया ही नहीं था। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो काम न्यूटन ने किए ही नहीं थे, वो काम किए थे गैलीलियो ने। लेकिन हुआ ये था कि गैलीलियो साहब मर गए थे, उनका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, और लेकिन वो ऑलमोस्ट डन था। तो उसी काम को फिर आगे जो है वो न्यूटन ने संभाल लिया था, क्योंकि न्यूटन उनके असिस्टेंट थे और उन्हीं के साथ ऐसा को वर्कर काम कर रहे थे। तो खैर, कभी कभी इंसान का लक भी काम कर जाता है। सो यहाँ भी फ्रेडरिच विलियम कोने के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फिर वो आपसे कह रहा है न्यूक्लिक एसिड विच सर्व्स एज एंजाइम। वो न्यूक्लिक एसिड जो कि एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं राइबोजाइम। फिर वो आपसे कह रहे हैं द एंजाइम विच एक्ट विद इन द सेल। तो बेटा वो एंजाइम जो कि सेल के अंदर एक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एंडो एंजाइम, और जो सेल के आउटसाइड एक्ट करेंगे उसे हम कहेंगे एक्सो एंजाइम। फिर वो आपसे कह रहा है मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज डैश इन नेचर। तो एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। अच्छा, आप प्रोटीनियस भी कह सकते हैं इसे, और आप इसे प्रोटीनीशियस भी कह सकते हैं, हम दोनों तरह से इसे पढ़ सकते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है कि एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन डैश क्वांटिटी। तो एंजाइम्स तो देखें कंज्यूम तो होते ही नहीं है। एंजाइम की डेफिनेशन यही है कि दीज आर द बायो कैटलिस्ट दैट कैटलाइज द स्पेसिफिक रिएक्शंस इन अवर बॉडी एंड नेवर कंज्यूम्ड। तो एंजाइम्स कभी भी कंज्यूम नहीं होते, एंजाइम असल में एक फैक्ट्री है। तो आपने देखा होगा कि आपको मटेरियल ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन फैक्ट्री तो हमें बहुत सारी नहीं चाहिए होती, या हमें मशीनरी तो बहुत सारी नहीं चाहिए होती। तो एंजाइम्स हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जबकि सबस्ट्रेट हमें ज्यादा चाहिए होती है। क्योंकि सबस्ट्रेट तो खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन एंजाइम अपनी जगह पे बिल्कुल एज इट इज ही रहता है। सो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फिर वो कह रहा है कि एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव। तो एंजाइम्स जो है वो हीट सेंसिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन से मिलके बने। किसी भी प्रोटीन को जब आप हीट करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है। जैसे कि अंडा है, और ये चेंज इरिवर्सिबल होता है। अंडे को भी जब हम हीट करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है, और अंडे को पकाने के बाद भी आप उसे दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। सो एंजाइम्स भी क्योंकि प्रोटीन पे कंसिस्ट करते हैं, इस वजह से एंजाइम भी क्या है? हीट सेंसिटिव है। फिर सेकंड वो आपसे कह रहा है कि इंड्यूस फिट मॉडल्स प्रपोज्ड बाय डैश या बाय कौशल एंड डैश। तो इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो 1859 में दिया गया था। फिर वो नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे कह रहा है द साइट एट विच अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैचेस। जहां पर सबस्ट्रेट जाके अटैच होता है उस साइट को हम किसका नाम देते हैं? उस साइट को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। और एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी जो भी साइट्स हैं तो फिर हम उसे किसका नाम दे देते हैं? एलोस्टेरिक साइट। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो रही होंगी। अगर मैं इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी बताऊंगा तो ज़ाहिर है वीडियो इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। फिर वो आपसे कह रहा है डैश थ्योरी वाज फर्दर इम्प्रूव बाय पॉल फिल्डर एंड डीडी वुड्स। तो की लॉग थ्योरी जो है वो पहले किसी और ने दी थी, और फिर उसे मॉडिफाई किया था पॉल फिल्डर और डीडी वुड्स ने।
फिर वो कह रहा है एंजाइम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन। तो एंजाइम्स की दो टाइप्स होती हैं, एक वो जो सिर्फ प्रोटीन पर कंसिस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन, और एक वो प्रोटीन जो कि एक वो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के अलावा भी किसी और चीज पे कंसिस्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। फिर वो आपसे कह रहा है होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ, तो बेटा होलो एंजाइम दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटीनियस पार्ट, और प्रोटीनियस पार्ट को हम नाम देते हैं एपो एंजाइम का, और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है कि द ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है तो उसे हम कहते हैं कोएंजाइम। वो कह रहा है द एंजाइम व्हिच कैटालाइज रिएक्शन इन व्हिच वन सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज रिड्यूस्ड। देखिए ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडाइज का मतलब है कोई भी केमिकल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कोई भी केमिकल ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, या कोई भी केमिकल हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, या किसी भी केमिकल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ये चार डेफिनेशन होती हैं ऑक्सीडेशन की। तो अगर इनमें से कोई एक काम भी हो रहा है, देखें आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप चाहें तो इसे दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो इन चारों में से अगर कोई एक भी इवेंट हो रहा है तो आप उसे बोलेंगे कि हाँ वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरह से रिड्यूस्ड या रिडक्शन क्या होती है, किसी भी केमिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएं, या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या ऑक्सीजन लॉस हो जाए, या ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव कम हो जाए, तो फिर हम उससे कहते हैं कि हाँ इसकी रिडक्शन हो रही है। सो अगर एक ही कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो बेटा वो एंजाइम जो ये काम करवा रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम। फिर वो कह रहा है द एंजाइम विच क्लीवेज बॉन्ड विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर, अगर कोई बॉन्ड्स को ब्रेक करवाता है बगैर वाटर के ऐड करवाए तो उसे हम कहते हैं लाइसिस। ठीक है, और अगर वो वाटर की मौजूदगी में करवाएगा तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। और अगर वो ब्रेक करने के बजाय ज्वाइन करवा रहा है, वो एंजाइम जो कि मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है उसे हम लाइगेस कहते हैं। और वो एंजाइम जो कि एक ग्रुप को कहीं से उठा के कहीं और अटैच करवा देता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफरेज। फिर वो आपसे कह रहे हैं लाइगेसेस आर आल्सो नोन एज, तो बेटा लाइगेसेस को ज्वाइनर्स को हम एक और नाम देते हैं, दीज आर सिंथेटेस। फिर वो कह रहा है डैश ट्रांसफर वन कार्बन ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। सो एक केमिकल में से किसी चीज को उठा के जो दूसरे केमिकल में ऐड कर देता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफरेज। फिर वो कह रहा है पेप्टाइडेस, ईस्टरेस, ग्लाइकोसाइडेस एंड फॉस्फेटेस। सो ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं हाइड्रोलिसिस में, क्योंकि ये सारे एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जिन्हें ब्रेकडाउन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। पेप्टाइडेस जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहा होता है, ईस्टरेस जो है वो ईस्टर ग्रुप को ब्रेक कर रहा होता है, ग्लाइकोसाइड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर रहे होते हैं, और फॉस्फेटेस जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक कर रहे होते हैं। फिर वो कह रहा है आइसोमरेस एंजाइम ऑल्टर द स्ट्रक्चर। देखें अब ये थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं होगा कि आइसोमर्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, अब मैं बहुत आपको सरसरी बता रहा हूँ, वैसे अगर थ्योरी होती तो मैं आपको आइसोमर्स के मतलब समझाता। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और आपने फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा C6H12O6। इसका मतलब फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, और यहाँ तक कि गैलेक्टोज का भी, गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है। तो इन तीनों के फॉर्मूला सेम है फिर भी इनके नाम अलग अलग है। इसका मतलब जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर इनमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा। तो इनके स्ट्रक्चर में क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं इसी वजह से इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो डिफरेंट होता है। और लेकिन जब हम इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो 6 कार्बन आते हैं, 12 हाइड्रोजन आते हैं और 6 ही ऑक्सीजन आते हैं। सो कंबाइन करने पर इनका फॉर्मूला सेम बनता है लेकिन जब हम इनका स्ट्रक्चर खोलते हैं तो ये अलग अलग तरह से अटैच हुए हुए होते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज ये अलग हैं लेकिन मॉलिक्यूल वाइज ये सेम है। सो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं।
तो वो कह रहा है आइसोमेरेज एंजाइम्स ऑल्टर द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर को तो चेंज कर देता है बट नॉट द एटॉमिक कॉम्पोजिशन, उसमें रहने वाले एटम सेम रहते हैं। फिर वो कह रहा है द एंजाइम विच क्लेवेज बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर, तो बेटा जो वाटर को ऐड करके किसी कंपाउंड को ब्रेक करवाए उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। सेकंड वो आपसे कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डैश अप टू बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। देखिए अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो जब हम कंसंट्रेशन को देखें, बहुत आसान करके समझ लीजिए, यहाँ केमिस्ट्री नहीं है, ये हम बायो पढ़ें। बायो के अंदर कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है अमाउंट के सबस्ट्रेट हैं कितने। तो अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो एंजाइम भी अच्छा काम करेगा। अब फॉर एग्जांपल देखें, इस मिसाल को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मेरे पास 10 एंजाइम्स हैं और मेरे पास 2 सबस्ट्रेट हैं, तो जाहिर है 10 एंजाइम्स हैं, 2 सबस्ट्रेट हैं, तो 2 एंजाइम्स तो काम कर रहे होंगे लेकिन 8 फारिग होंगे। अब मैंने 2 सबस्ट्रेट की जगह 6 सबस्ट्रेट कर दिए, तो जाहिर है अब 6 एंजाइम्स काम करने लग जाएंगे, लेकिन 4 तो अभी भी फारिग हैं, लेकिन स्पीड बढ़ गई। अगर मैं 10 सबस्ट्रेट्स ले लूं तो अब 10 के 10 एंजाइम्स काम करेंगे, स्पीड और अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं 10 की जगह 14 इन सबस्ट्रेट ले लूं तो काम तो अभी भी यार 10 ही कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स को थोड़ी बढ़ा रहा हूं मैं, मशीनरी तो हमारे पास उतनी है। आपने केमिकल इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि मशीनरी फारिग ही नहीं है, तो वो केमिकल क्या करेगी। सो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, बिल्कुल रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, लेकिन एक खास लिमिट तक। आप जब इतना केमिकल डाल देंगे तो मशीनरी अवेलेबल नहीं है, या तो फिर आप मशीनरी को भी इनहांस करें। खैर, फिर वो कह रहा है सबस्ट्रेट इन एंजाइम्स कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली, कंसंट्रेशन बढ़ाने से सबस्ट्रेट की एक्टिविटी भी बढ़ती है। फिर वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव अबाउट 37, ये कराची बोर्ड के अंदर कोई 4-5 मरतबा आ चुका है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो हाईली एक्टिव कब होते हैं, तो वो बेटा 37 पर होते हैं। और इसकी सिंपल सी रीजन ये है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर ही 37 होता है। और अगर वो आपसे पेपर में कहता है कि इनएक्टिव कब होते हैं तो आप कहेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर वो आपसे पूछता है कि डिस्ट्रॉय या डीनेचर कब होते हैं तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। फिर आपके पास लिखा हुआ है ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट ऑप्टिमम पीएच, हर एंजाइम एक खास पीएच पर काम करता है। ये आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी में पढ़ा होगा। फिर वो आपसे कह रहा है को फैक्टर इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच एक्सेलरेट रिएक्शन, तो बेटा अगर को फैक्टर ऑर्गेनिक होता है तो फिर हम उसे कहते हैं कोएंजाइम। ठीक है। सेकंड वो आपसे कह रहा है जिंक आयन इज अ डैश, तो बेटा जिंक आयन एक एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसे हम एक्टिवेटर कहते हैं। अच्छा, अब आपसे वो यहाँ पर बोर्ड के अंदर ये भी पूछ सकता है कि जिंक आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ, वो आपसे कह सकता है कि जिंक आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ विच काइंड ऑफ एंजाइम या विच एंजाइम। तो यहाँ पर आप उसका आंसर करेंगे कि जो जिंक आयन है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, याद रखिएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसको कैटालाइज करता है या उसको एक्टिवेट करता है। और अगर वो आपसे मैग्नीशियम आयन की बात कर दें Mg+2, तो फिर आप याद रखते कि Mg+2 जो है वो फॉस्फेटेस एंजाइम के लिए काम करता है। फिर वो आपसे कह रहा था द सब्सटेंसेस विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, वो सब्सटेंसेस जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उसे हम बेटा इनहिबिटर कहते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो कि एक्टिव साइट पर नहीं लगते बल्कि एलोस्टेरिक साइट पर लगते हैं। ये जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो बाकायदा हम इसे डायग्राम से समझाते हैं। और देखें, ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स में जाहिर है मैं जिस तरह से फिजिकल पढ़ाता हूँ बिल्कुल उस तरह से नहीं पढ़ा सकता। फिजिकल में हमारे नोट्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, हमारे स्केल ऊपर और नीचे जाता है, हम बच्चे से 10 किस्म के इंटरेक्शंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जाहिर है बिल्कुल हमें सीधा सीधा पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये उसी को समझ आ रहा होगा जिसने फर्स्ट ईयर बेहतर तरीके से थोड़ी पढ़ी है। फिर वो कह रहा है डैश इज नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटी, तो बेटा एंजाइम एक्टिविटी के लिए सबस्ट्रेट लाजमी है। सबस्ट्रेट वो केमिकल है जो कि एंजाइम में जाके फिट होता है। सो अगर केमिकली फिट नहीं होगा तो फिर एंजाइम काम कैसे करेगा। एंजाइम्स आर जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय द एक्सपोजर ऑफ, तो जब हम रेडिएशंस देते हैं तो एंजाइम्स जो हैं वो जल जाते हैं, तो जाहिर है इनएक्टिवेट हो जाते हैं। फिर वो कह रहा है द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय, जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। सो ये भी आपकी बुक की लाइन है।
फिर वो कह रहा था पेस्टिसाइड्स डीडीटी आर द इनहिबिटर ऑफ की एंजाइम। सो जो पेस्टिसाइड्स हैं वो नर्वस सिस्टम को जाके ब्लॉक कर देता है। और अगर आपने देखा हो पेस्टिसाइड्स में, अगर आप कॉकरोच को कोई पॉइजन दे रहे होते हैं तो कॉकरोच है या कोई भी है तो वो पहले घूमता है, उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, वो पैरालाइज हो जाता है। सो हम क्या करते हैं, हम जब भी पेस्टिसाइड्स देते हैं, जिसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है डीडीटी, तो वो नर्वस सिस्टम को जाके ब्लॉक कर देता है। जब नर्वस सिस्टम जाके ब्लॉक हो जाता है तो ब्रेन काम ही नहीं करता। जब ब्रेन काम ही नहीं करता तो बॉडी सिग्नलिंग नहीं कर पाती, मैसेजेस नहीं ट्रांसफर कर पाती, और बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हुई हुई होती है, और थोड़ी देर के अंदर वो इंसेक्ट जो है वो मर जाता है। अच्छा, यहाँ पर डीडीटी की जगह वो आपसे ये पूछ सकता है कि डीडीटी के अलावा और कौन होता है, तो आपने याद रखना है डीडीटी के अलावा पैराथायोन भी यूज किया जाता है एज एन पेस्टिसाइड, जो कि नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर रहा है। सो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 3 के एमसीक्यूज कवर हो गए, और बहुत छोटा सा चैप्टर था। अच्छा, जब मैं 2-3 चैप्टर्स आपको करा दूंगा तो फिर हम पास पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।